बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर बिलाल मुनीर, योर फिज़िक्स टीचर। आज की हमारे डिस्कशन में शामिल है NMT कैट का टेस्ट नंबर 18 जो कि ताल्लुक़ रखता है यूनिट नंबर 11 एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 86 देखिएगा। द एनर्जी ऑफ हाईएस्ट एनर्जी फोटोन ऑफ फंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज क्लोज टू। तो हाईएस्ट एनर्जी मालूम करनी है हमने, सीरीज है फंड सीरीज। तो हम जब भी कभी हाईएस्ट एनर्जी की बात करते हैं किसी भी शेल की ट्रांजिशन में, तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी भी सीरीज में ट्रांजिट करता हुआ सबसे दूर के शेल यानी कि इन्फिनिटी से आता है, तो उस टाइम एनर्जी की एमिशन सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो हमारे पास फंड सीरीज के लिए हम जानते हैं कि लोएस्ट एनर्जी लेवल हम 5 लेते हैं और फिफ्थ शेल में हम ट्रांजिशन करवाते हैं ऊपर वाले शेल्स यानी 6 और उससे अबव से, जबकि हाईएस्ट एनर्जी के लिए हमें इन्फिनिटी शेल से आना पड़ेगा। और हम जानते हैं किसी भी एटम के अंदर जो इन्फिनिटी नंबर शेल पे जो एनर्जी होती है वो 0 होती है। तो जब हमारे पास इस ट्रांजिशन के दरमियान जो एनर्जी निकलेगी उसकी जो चेंज होगी दैट इज E infinity minus the shell in which the electron transit or falls, so that is 0 minus the fifth shell energy, इसको हमने लर्न किया हुआ वैल्यू को, दैट इज माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे इट बिकम्स प्लस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हमारे पास इस एनर्जी की जो चेंज है वो आ जाएगी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दिस ऑप्शन इज ऑन ऑप्शन डेल्टा, दैट इज 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The correct option is D for 86. Next question देखिएगा 87. A hydrogen atom in ground state absorbs 10.2 electron volt of energy. The orbital angular momentum of electron is increased by. Ground state में इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद जिस शेल में जाएगा तो इन दोनों शेल का आपने एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस बताना है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐड करवाऊं तो इस चेंज से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट से हमने इसके अंदर एनर्जी को ऐड करवाया तो हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आया। आप जानते हैं कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो डिफरेंस है या एनर्जी है ये सेकंड शेल की होती है। इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में चला गया। अब हमारे पास अगर देखा जाए दैट इज शेल नंबर 1, दिस इज शेल नंबर 2, तो एंगुलर मोमेंटम जो पहले शेल का होगा वो L1 होगा, दूसरे शेल का L2। और आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज NH/2π। पहले शेल के लिए जो वैल्यू आएगी दैट इज H/2π, H/2π। दैट इज दूसरे शेल के लिए जो वैल्यू निकालेंगे इट बिकम 2H/2π, 2H/2π एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी। अगर हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस जो है 2H/2π माइनस H/2π कम्स टू बी H/2π। 2 टाइम्स में से 1 टाइम निकालेंगे तो जाहिर बात है 1 आंसर आएगा। डिफरेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिकम इक्वल्स टू H/2π। और ये हमने अपनी लेक्चर में बात सीखी भी थी, किसी भी दो कंसेक्यूटिव शेल के दरमियान जो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस होता है दैट कम्स टू बी H/2π। तो इसकी वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम H की वैल्यू को 6.63 10⁻34 पुट करेंगे, जबकि पाई की वैल्यू जो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 6.2 के करीब आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन पे हमारे पास आंसर 1 से स्लाइटली बिग एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, साथ में जो 10 की पावर है वो एज इट इज नीचे आ जाएगी, दैट इज 1.05 10⁻34 जॉल सेकेंड। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने लेक्चर में याद भी की थी, हमने कहा था कि इस वैल्यू को हम H कट से जानते हैं, दैट इज 1.05 10⁻34 जॉल सेकंड इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 87 एंड दिस ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। फॉर क्वेश्चन नंबर 88, एज द क्वांटम नंबर increases the energy difference between consecutive energy levels of an atom। वेरी इजी सिंपल हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जब हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से और नंबर ऑफ शेल्स की तादाद बढ़ती है और उसका जो क्वांटम नंबर उसमें इजाफा होता है तो जो एनर्जी का डिफरेंस है हर दो शेल के दरमियान उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम इनकी वैल्यूज़ को याद करके आए हुए हैं कि अगर पहले शेल को देखें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे शेल के लिए -3.4,
तीसरे शेल के लिए -1.51, चौथे शेल के लिए -0.85 एंड सो ऑन। हमने कोई पहले कुछ शेल्स की 5-6 शेल्स की एनर्जी को याद करने के लिए हमने सोचा था कि हम इसको अपनी लर्निंग में शामिल रखेंगे ताकि इनकी जो सोल्यूशन है उन्हें आसान कर सकें। तो अगर हम किसी भी दो शेल के एनर्जी डिफरेंस देखें, जैसे कि अगर पहले दो शेल का देखेंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, उससे अगले दो शेल का देखें 2 का और 3 का, दैट इज 1.9 यानी 2 के करीब करीब है, उसके बाद 0.66 एंड सो ऑन। तो इसको देखें तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज कर रहा है एज वी गो। अगर हम एन को इंक्रीज करते हैं तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो हमें कम होती हुई ऑब्जर्व हो रही है न्यूमेरिकली। और वैसे भी हमने अपने लर्निंग में यानी कि अपने लेक्चर में इसको शामिल किया था कि एनर्जी डिफरेंस कम होता है, डिक्रीज होता है जैसे ही हम शेल से अवे जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर 88 इज बीटा, दैट एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस और प्रिंसिपल क्वार्टर नंबर इंक्रीजेस। किसी भी तरह से वो आपको पूछ सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ 88 इज बीटा। नेक्स्ट 89 नंबर MCQ देखिएगा, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। तो मिनिमम वेवलेंथ किसी भी सीरीज की निकालनी हो, शॉर्टकट हमने याद किया था, दैट इज लैम्डा मिनिमम कैन बी गिवन बाय P स्क्वायर ओवर RH, वेयर P इज द लोअर एनर्जी शेल फॉर एनी ऑफ द सीरीज। हमारे पास यहाँ पे जो सीरीज है वो लाइमन सीरीज की बात की गई है। लाइमन सीरीज के लिए हम जानते हैं P की वैल्यू को हम 1 लेते हैं, फॉर्मूला में पुट करेंगे, P का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा एंड 1 ओवर RH इज ओवर लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑन D, दैट इज 1 ओवर RH। यहाँ पे ऑप्शन में 1 ओवर R लिखा हुआ है, सो R इज कांस्टेंट, बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सब में सेम कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसको चुनेंगे, दैट इज डेल्टा 1 ओवर R। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम गिव्स एन एमिशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन सी वाली ट्रांजिशन इन सब में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी हाईएस्ट एनर्जी देगी। तो हम जानते हैं, हम पहले इस बात को डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में भी और लास्ट टेस्ट में भी, कि जब हम ट्रांजिशन करवाते हैं पहले शेल में तो उस शेल में यानी कि पहले शेल में गिरने से जो एनर्जी निकलेगी सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन टू द अदर शेल्स। तो हम जानते हैं कि जब पहले शेल में जो भी ट्रांजिशन होगी उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम ऑप्शन देखें तो सिर्फ पहली ऑप्शन में पहले शेल में ट्रांजिशन हो रही है, बाकी तमाम में जो ट्रांजिशन है 1 के अलावा दूसरे शेल्स में है, तो उसके इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे पास अल्फा इसकी सही ऑप्शन बनेगी, बिकॉज ट्रांजिशन टू द शेल नंबर 1 हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी चेंज एज कम्पेयर टू द अदर। तो फॉर 90 योर करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। After question 90, we have next question number 91. The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The energy required to remove an electron from the second orbit. तो हम जानते हैं कि जितनी हमारे पास किसी भी एक शेल में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी अवेलेबल होती है, उतनी ही एनर्जी अगर हम उसको एटलीस्ट सप्लाई करें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्टेन शेल, तो वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। जबकि अगर हम उसने हमें बताया है कि पहले शेल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, दूसरे शेल के लिए कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि सेकंड शेल में जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। जबकि हम जब कभी भी किसी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो वो निकलने के बाद वो कहाँ चला जाता है, वो एटम से बाहर यानी कि इन्फिनिटी पे जाता है। इसका मतलब है ये डिफरेंस जो होगा हमारे पास वो इन्फिनिटी से लेकर जो शेल नंबर 2 है वहाँ तक का होगा। तो इसलिए हमने जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका एक छोटा सा सोल्यूशन इस तरह लिखा कि ई इन्फिनिटी यानी कि फाइनल शेल उसका इन्फिनिटी पे होगा, माइनस किस शेल से निकाला जा रहा है, शेल नंबर 2 से। शेल नंबर 2 में इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास अवेलेबल है, सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं उसको सेकंड शेल से रिमूव करवाना। तो 91 के लिए करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है बीटा पे, दैट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में द रिलेशन ऑफ फंड सीरीज इज गिवन बाय। तो फंड सीरीज के लिए हम जानते हैं लोअर शेल की वैल्यू, फंड का नाम सुनते ही हमें जेन में P = 5 आएगा, तो ऑप्शन चुनेंगे जिसके अंदर P की जगह पे 5 रिप्लेस हुआ हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑन डेल्टा 1 ओवर लैम्डा = RH इंटू 1 ओवर P की जगह पे 5 आ गया और n वैसे ही लिखा गया, और n की वैल्यू आप जानते हैं फंड सीरीज में 6 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। 93 नंबर MC को देखिएगा। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन बार्मर सीरीज इज। बार्मर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन कौन सी होगी।
तो आप जानते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला पी स्क्वायर ओवर आर एच हमने याद किया हुआ है। बार्मर का नाम सुनते ही हमारे पास लोअर शेल की वैल्यू n इक्वल्स 2 आएगी। वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पी का स्क्वायर 4 ओवर आर एच हमारे पास वैल्यू जो है वो बार्मर के लिए अवेलेबल है। 93 के लिए चार्ली पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज 4 ओवर आर एच। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी के लिए है, ऑप्शन 93 के लिए है चार्ली। 94 एमसीक्यू देखिएगा, एवरी सीरीज of hydrogen spectrum has an upper and lower limit in wavelength. The spectral series which have the lower limit of wavelength equal to 3645 angstrom is. तो 3645 angstrom, अब क्या आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है एक्चुअली में, जस्ट आप थोड़ा सा अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करें तो आपको याद आ जाएगा, यहाँ पता चल जाएगा कौन सी सीरीज इसके लिए सूटेबल है। तो अगर देखें तो वी कैन राइट 3645 एंगस्ट्रम को हम 364 नैनोमीटर लिख सकते हैं, बिकॉज एंगस्ट्रम में हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ नैनोमीटर के तौर पर। हमें थोड़ा सा हिंट मिल रही होगी, करीब करीब हम होंगे, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि जो बार्मर सीरीज है विजिबल रेडिएशन एमिट करती है, उसकी सीरीज जो है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक हमने इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली पढ़ी है, तो उसके करीब करीब है ये। इसके अलावा अगर हम देखें एक और तरीके से तो हम इसको इस फॉर्मूला के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा मिनिमम हम जानते हैं कि जो बार्मर सीरीज है उसके लिए n की वैल्यू 2 होती है, तो हम 4 यहाँ पर रख लेते हैं और नीचे हमारे पास आर एच की वैल्यू 1.0974 थी, दैट इज 10⁻+7। ये हमने वैल्यू पुट की थी। तो अगर देखें तो आपके पास अगर आप 4 को 1 से स्लाइटली बिग नंबर से डिवाइड करें तो आपका आंसर 4 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम आपके पास, दैट इज 364। ठीक है, तो यानी कि आपके पास 3.64, 10 और पावर अगर नीचे से ऊपर लाएंगे तो दैट इज +7, और अगर आप इसको 2 डेसिमल को राइट पे ले जाएं तो ये जो हमारे पास -7 है दैट बिकम -9। तो ये वैल्यू बिल्कुल वही बनती है जो आपको ऑप्शन में दी हुई है। तो आप दोनों तरीकों से चेक कर सकते हैं, और कभी और इस तरह के जो आंसर होते हैं वो हमें बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन से ही चेक करने होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 94 के लिए हमारे पास चार्ली है, दैट इज बेसिकली बार्मर सीरीज। तो हमारे पास 94 का ऑप्शन चार्ली को मार्क करने के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 95 है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n = 7 स्टेट इज। तो 7वें स्टेट की जो एनर्जी है हमने लर्न करने की बात तो की थी, लेकिन अगर आपको जाहिर बात है कि अगर इससे आगे के पूछ लेता है यानी n = 7, 8, 9, 10, तो आप जाहिर बात है उसको उस टाइम निकाल भी सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू, क्योंकि फॉर्मूला आपने याद किया था। किसी भी शेल की एनर्जी डिपेंड करती है कांस्टेंट वैल्यू -13.6, दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी, डिवाइडेड बाय n²। n आपको उसने बता दी, दैट इज n7 है, इस टाइम 7th शेल है। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप इसको तो 13.6 को हम लिख सकते हैं 136, एक डेसिमल आगे ले जाएंगे, 10⁻⁻1 साथ में आ जाएगा। नाउ यू कैन इजीली डिवाइड दीज टू वैल्यू। 7 का स्क्वायर 49 है, 136 डिवाइड बाय 49। अगर आप देखें तो आपका आंसर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर 14 को 50 ले लेते हैं तो 136 डिवाइडेड बाय अगर 50 करेंगे तो आपका आंसर नियरली 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 से करेंगे तो 100 है, मुझे 36 आ गया, और डेसिमल अगर यहाँ पुट करें तो आप ये तकरीबन आगे बनेगा 2.5 और तकरीबन 6 के अराउंड अबाउट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ऑप्शन में 2 और 7 अवेलेबल है, 2 और 6 अवेलेबल है, वही आपकी करेक्ट ऑप्शन है, और ये ऑप्शन आपके पास डेल्टा है, दैट इज 0.27। तो 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपके पास इस ऑप्शन का आंसर है। बाकी तमाम ऑप्शंस काफ़ी दूर हैं, यही एक ऑप्शन जो है आपको सॉल्व करने पर करीब तरीन मिलेगी। तो वैसे तो अगर आपको वैल्यूज़ याद करने के लिए आपकी प्रैक्टिस में आ जाती है ये बात, तो आपके पास काफ़ी आंसर्स जो हैं वो इजीली आप बिना सॉल्व किए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर निकालना पड़ जाए तो इस तरह से आप सिंपल अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। दैट इज 95 के लिए करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है, दैट इज 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 95, नेक्स्ट इज 96। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। 96 में देखिएगा, द एनर्जी ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज। तो हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछी, तो आपको ये बात लेक्चर में भी और लास्ट से भी ये बात अच्छी तरह डिस्कस की थी कि जब एक्साइटेड स्टेट की बात करता तो आप जानते हैं कि जो पहली एक्साइटेड स्टेट है वो n = 2 होती है, इसी तरह से सेकंड जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो n = 3 होगी।
तो n इक्वल्स 3 के लिए हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या है, तो वैसे तो हमने ये वैल्यू लर्न की है, दैट इज कि थर्ड स्टेट के लिए हम 1.51 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखता है इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में। तो आपने इसका खास ख्याल रखना है कि जब आपको एक्साइटेड स्टेट की बात करता है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारे पास तब आती है जब ग्राउंड स्टेट से हम आगे जाते हैं। ग्राउंड स्टेट फर्स्ट n इक्वल 1 होती है और n इक्वल 1 के बाद जो n इक्वल 2 है वो फर्स्ट एक्साइटेड है और n इक्वल्स 3 जो है वो सेकंड एक्साइटेड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल 3 इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर रहेगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर 96 इज बीटा। आफ्टर 96 नेक्स्ट क्वेश्चन 97 देखिएगा, इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में सही ऑप्शंस कौन सी हो सकती है, तो अल्फा देखिएगा इज ग्रेटर इन आउटर ऑर्बिट देन इन इनर ऑर्बिट। तो ऑप्शन तो ये सही लग रही है कि आउटर ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनर ऑर्बिट। तो हम जानते हैं कि एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाती है। तो ए ऑप्शन ठीक लग रही है हमें, ए इज करेक्ट। बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो उसने कहा है बीटा में इज ऑलवेज द सेम विच एवर द ऑर्बिट में, भी गलत बात है, बिकॉज एनर्जी है वो उसका ताल्लुक एन से है और एन की वैल्यू चेंज होगी तो एनर्जी भी चेंज होगी, तो सेम नहीं हो सकती। डिक्रीज एज द क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, तो हमारे पास जो वैल्यू होती है एनर्जी की नेगेटिव में होती है। तो एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एन की वैल्यू बढ़ती है, इसकी वजह से एनर्जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें इजाफा होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू है एनर्जी की वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। और डेल्टा है कि इज ग्रेटर इन इनर ऑर्बिट देन आउटर ऑर्बिट। तो यही वाली बात लास्ट में से देख लिया कि ये वाली बात भी इसके मुताबिक रॉन्ग है, तो सही ऑप्शन जो है वो अल्फा ही बनती है। तो 97 के लिए सही आंसर है अल्फा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 98 में उसके बताया है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट द वेवलेंथ ऑफ emitted radiation is lambda. When electron jumps from third orbit to the first orbit the wavelength of emitted radiation is. तो उसने कहा कि सेकंड से जब वो फर्स्ट में जंप करता है तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। अगर वो थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो फिर क्या वेवलेंथ होगी, और आपने आंसर लैम्डा की शक्ल में बताना है। अगर ऑप्शन देखें तो सब ऑप्शंस के साथ लैम्डा का मल्टीपल नजर आ रहा है आपको। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, देखो दोबारा देख लेते हैं। तो अगर हम n सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आएंगे, सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आने की वजह से हमारे पास जो वेवलेंथ एमिट होगी उसके लिए हमारे पास अगर देखें तो फॉर्मूला पी स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू आर एच रिलेशन ने याद किया था। तो इसमें हमारे पास जो p की वैल्यू है लोअर शेल को हम p और हाई शेल को n से डिनोट करते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा ओवर 4 माइनस 1 इज 3। तो 4 ओवर 3 आर एच हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वेवलेंथ लैम्डा की। अब अगर हम यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के लिए छोटा सा काम कर लें, वो ये कि मैं इसको अगर आर एच के लिए सॉल्व कर लूँ तो आर एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आर एच इक्वल टू 4 ओवर 3 लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा चला गया नीचे, डिनोमिनेटर में आर एच आ गया ऊपर। हमने इस आर एच की वैल्यू को सेव कर लिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। इसको हम अगले स्टेप में इस्तेमाल करके अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम थर्ड से फर्स्ट शेल, तो थर्ड शेल हाई एनर्जी है, स्मॉलर शेल जो है यहाँ 1 है। इसी तरह से अगर हम n और p की वैल्यू को यहाँ पे एडजस्ट कर लें, p की वैल्यू हम दे देंगे 1 को और n की वैल्यू मिल जाएगी 3 को। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 ओवर 9 माइनस 1 इज 8, 9 ओवर 8 आर एच आ गया। अब हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ आर एच नहीं है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है ऑप्शंस में। तो हम क्या करेंगे, इस आर एच की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ सकता है। तो 9/8 जहाँ आर एच था वहाँ 4/3 लैम्डा आ गया। ये लैम्डा ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा n से, ठीक है, और हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 9 इंटू 3 ओवर 8 इंटू 4 इंटू लैम्डा। और हमारे पास 9 इंटू 3 इज 27 एंड 8 इंटू 4 इज 32। तो 27/32 लैम्डा इज ओवर फाइनल रिजल्ट। और ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है अल्फा पे, 27/32 लैम्डा इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ 98। 98 के बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा। डायग्राम शो की हुई है इसने आपको, विच रिप्रेजेंट्स एनर्जी लेवल ऑफ सर्टेन एटम व्हेन एटम मूव्स फ्रॉम 4e टू लेवल e एंड देन उसकी जो निकलने वाली रेडिएशन है उसको लैम्डा बताया गया है। डायग्राम आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है और इसमें जो निकल रही है एनर्जी 4e से e वाले शेल में फॉल करते हुए वो लैम्डा है कहता है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन 8e से 8e/3 वाले शेल से ई में फॉल करेगा तो बताइए अब हमारे पास निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो क्या होगी
और ये बताना है आपने लैम्डा की शक्ल में। पहले हम लैम्डा को इनिशियलाइज करवा लेते हैं कि लैम्डा हमें कैसे मिलेगा। तो उसने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर हम 4e से e वाले शेल में फॉल करते हैं तो 4e से e वाले शेल में फॉल करने की वजह से जो एनर्जी निकलेगी वो किस तरह से हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी होती है जब दो शेल के दरमियान ट्रांजिशन होती है, वो दी जाती है रिलेशन 8c ओवर लैम्डा। एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू शेल्स इज इक्वल्स टू द 8c ओवर लैम्डा। और यहां से अगर हम देखें तो 4e माइनस e इज 3e, 3e इक्वल्स टू 8c ओवर लैम्डा। अच्छा, अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इससे अगर हम e के लिए सॉल्व कर लें तो e का आंसर आ जाएगा e इक्वल्स टू 8c ओवर 3 लैम्डा। 3 यहां था, जाके वहां पे डिवाइड हो गया तो यहां से 3 खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला e का e इक्वल्स टू 8c ओवर 3 लैम्डा। क्यों हमने ऐसे किया? बिकॉज हम जानते हैं कि हमने लैम्डा की शक्ल में अपना आंसर शो करना है, इसलिए हमने e को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लिया। इसकी वैल्यू को हम फर्दर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ट्रांजिशन जो हमारे पास है वो है फ्रॉम 8e/3 जो एनर्जी रखता है शेल उससे e में। अब इसका भी सेम वही मेथड है, लेकिन अब जो वेवलेंथ निकलेगी वो मुख्तलिफ होगी, इसलिए हमने e के ऊपर प्राइम का निशान डाल दिया है। e प्राइम इक्वल्स टू 8e/3 माइनस e इक्वल्स टू 8c ओवर लैम्डा प्राइम। अब निकलने वाली जो एनर्जी है उसका वेवलेंथ मुख्तलिफ होगी, इसलिए हमने लैम्डा को लैम्डा प्राइम कह दिया। अब देखें तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से ये आ जाएगा 8e माइनस 3e, तो 8e माइनस 3 इज 5e, 5e/3 इस पूरे का सोल्यूशन आएगा 5e/3। और हमने क्या किया कि हमने लैम्डा प्राइम की शक्ल को निकालना था, लैम्डा प्राइम को ले गए ऊपर और 5e चला गया नीचे, तो ये 5e डिनोमिनेटर में चला गया। लैम्डा इक्वल टू 3hc ओवर 5e हमारे पास वैल्यू मौजूद है, लेकिन अभी भी हमारे आंसर में कहीं पे लैम्डा दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इस e की वैल्यू को इस e की जगह पे प्लेस कर देते हैं। तो लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 3hc ओवर, अगर हम इसकी जगह पे वैल्यू प्लेस करते हैं तो बन जाएगा हमारे पास 5, और जहां पे हमारे पास e है वहां आ जाएगा पूरा hc डिवाइडेड बाय 3 लैम्डा। जहां पे हमारे पास वैल्यू थी e की, वहां पे e की जगह पे पूरी हमने अपनी वैल्यू प्लेस कर दी। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे कि ये hc इस h से खत्म हो जाएगा, ये 3 लैम्डा ऊपर आएगा और 3 लैम्डा इंटू 3 बन जाएगा 9 लैम्डा, और 5 नीचे वैसे ही मौजूद है, तो 9/5 लैम्डा इज ओवर आंसर। और ये आंसर हमारे पास मौजूद है ऑप्शन सी पे। तो हमने दो क्वेश्चन एक तरह से समझे हैं कि जब हमने एक वैल्यू को दिया जाता है दूसरे की टर्म में तो हम कैसे पहले को इनिशियलाइज करवा के दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें भी हमने बिल्कुल ऐसे ही किया कि पहले हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन में हमने अपने फॉर्मूला में लैम्डा की टर्म में एनर्जी को सॉल्व किया, और देन अगले वाले स्टेप में वही एनर्जी की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करके अपनी नेक्स्ट जो केस है उसको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लिया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 99 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रीजन। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास हाइड्रोजन एटम का, कहता है वो कौन सी इन ऑप्शन में से हमें जो रीजन है उनमें मिल सकता है। तो आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम है वो हाईएस्ट एनर्जी जो एमिशन स्पेक्ट्रम निकालता है वो लाइमन सीरीज में निकालता है जो कि अल्ट्रावायलेट होता है, और मिनिमम वो निकालता है फंड सीरीज में जो कि इंफ्रारेड होता है। तो मतलब है इंफ्रारेड से लेकर अल्ट्रावायलेट तक तमाम जो सीक्वेंस है वो हमें मिल सकते हैं। अब इसमें हमारे पास सिर्फ 3 रीजन आते हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड, और तीनों की ऑप्शन अवेलेबल है। करेक्ट ऑप्शन जो हम चुनेंगे वो होगी डेल्टा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर 100 इज डेल्टा, ऑल ऑफ दिस। इनमें से तमाम रीजन हमें मिलेंगे हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट हमारे पास 101 है, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन इन लाइमन सीरीज। तो कौन सी वाली बात आपको ठीक लगती है? लाइमन सीरीज के लिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट नीड नॉट टू एमिट एनी मोर फोटोन, बात तो ठीक है। जब हमारे पास लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर वाले शेल से फर्स्ट शेल में आ जाएगा तो मजीद इससे नीचे जाने की इसको कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब है वो कोई फर्दर जो फोटोन है वो एमिट अब नहीं करेगा। तो ए वाली ऑप्शन हमारे लिए ठीक है इसमें। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। बीटा ऑप्शन है जी, इट मे एमिट अनदर फोटोन इन पैस्टन सीरीज, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा बिकॉज वो पहले से ही फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब इससे अगर ऊपर जाएगा तो एनर्जी इसको चाहिए, ना कि वो एनर्जी देगा हमें, एमिट नहीं कर सकता। एब्जॉर्प्शन के केस में वो ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये वाली ऑप्शन रॉन्ग है। सिमिलरली लाइमन सीरीज में
फर्दर वो कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज पहले से फर्स्ट शेल में मौजूद है, बार नंबर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, अल्फा ही सही ऑप्शन होगी फॉर 101। 102 एमसीक्यू देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम पोजेसेस फोटोन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी, ताल्लुक जो एनर्जी का और वेवलेंथ का है वो इनवर्स है, E इक्वल्स टू hc/λ। अगर हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेट करता है पहले शेल में यानी n इक्वल्स 1 में, तो इस टाइम वो एनर्जी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे मिनिमम निकालता है, बिकॉज जो एनर्जी डिफरेंस है पहले दूसरे शेल का सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर ट्रांजिशंस। तो इसका मतलब है लाइमन सीरीज यानी पहले शेल के अंदर गिरते हुए इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी मैक्सिमम और वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन जो है फॉर 102 इज अल्फा एंड दैट इज लाइमन सीरीज। तो हमारे पास 102 के लिए हम चुनेंगे ऑप्शन अल्फा। 102 के बाद 103 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अल्फा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड इन एन एटम इज जीरो। इनसाइड एन एटम एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, हम जानते हैं एनर्जी जीरो एट इन्फिनिटी यानी कि एटम से बाहर निकलने के बाद होती है। बीटा है द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एमिट्स एनर्जी मूविंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। जब भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो खुद नहीं जा पाता इलेक्ट्रॉन, उनको एनर्जी देनी पड़ती है, तो एनर्जी एमिट नहीं बल्कि इस केस में अब्जॉर्ब होगी, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग कंसिडर होगी। चार्ली एन एटम एमिट्स एनर्जी, एन एटम कैन नॉट एमिट एनर्जी व्हाइल इट इज इन ग्राउंड स्टेट। जाहिर बात है ग्राउंड स्टेट में जब पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसको एनर्जी एमिट करने के बाद उससे मजीद नीचे जाना चाहिए, नीचे तो कोई शेल अवेलेबल नहीं है, दैट इज वाई ग्राउंड स्टेट में रहता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी सबसे स्टेबल स्टेट में होता है, इट कैन नॉट एमिट एनी ऑफ द एनर्जी इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो सही ऑप्शन है। और आखिरी ऑप्शन है एन एटम कैन नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी व्हाइल इट इज इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, इट इज पॉसिबिलिटी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सिर्फ चार्ली ही ऑप्शन है जो कि इस टाइम हमें सही मिली है, तो 103 के लिए चार्ली को टिक करेंगे। आफ्टर 103 104 देखिएगा, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट, तो कौन सी वाली ऑप्शन ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास लिखा गया है पोटेंशियल इंक्रीजेस, काइनेटिक इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, काइनेटिक इंक्रीजेस। तो हम सिर्फ इनके चेंजेस को चेक कर लेते हैं, हमें अपना ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर हम देखेंगे एज एन इंक्रीज करता है तो काइनेटिक का फॉर्मूला है k²/2rn। तो n का ताल्लुक जो है वो r से डायरेक्ट है, rn इक्वल्स टू n² r1। अगर n बढ़ेगा तो rn बढ़ेगा और अगर rn बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी, तो k डिक्रीज करता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू का नेगेटिव होने की वजह से अगर ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो नेगेटिव उसको बढ़ा देगा यानी इन्वर्स कर देगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और n बढ़ेगा और k में कमी आती है। ये बात हमने अपने लेक्चर में भी अच्छी तरह से याद की थी। सही ऑप्शन अल्फा बनती है, और अल्फा पे ये बात क्लियरली मेंशन है 104 के लिए, दैट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। 104 के बाद 105 देखिएगा। 105 नंबर एमसीक्यू स्टेटमेंट कहती है इट इज नोन दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 वोल्ट। When electron jumps from the third excited state to ground state, the emitted photon will have energy of। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने पढ़ा हुआ है कि एक्साइटेड स्टेट के लिए हम n की वैल्यू को कैसे जज करते हैं। तो थर्ड एक्साइटेड का मतलब होगा कि ग्राउंड स्टेट के बाद फर्स्ट एक्साइटेड n2, सेकंड एक्साइटेड n3 एंड थर्ड एक्साइटेड इज n इक्वल्स 4। n इक्वल्स 4 के लिए अगर हम एनर्जी देखें तो हमने लर्न किया हुआ है कि E4 होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी हमें याद है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ट्रांजिशन के दौरान जब हम एनर्जी को देख के डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी का डिफरेंस देखा हुआ आएगा E4 - E1, और E4 के लिए हमारे पास वैल्यू है -0.85 और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से जब हम 0.85 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है ऑन बीटा। तो 105 के लिए सही ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ऑप्शन बीटा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 105 के बाद 106 देखिएगा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज। वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन है। हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्बिट हो उसमें जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू जो है वो h/2π का मल्टीपल होती है, और मल्टीपल किसका होती है, मल्टीपल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n का। तो अगर हमारे पास n ही शेल का नंबर है या नेम है तो हमारे पास वैल्यू बनेगी nh/2π। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 106 के लिए चार्ली है।
और सिंपल इंफॉर्मेटिव एमसीक्यू था, L इक्वल्स टू MVR इक्वल्स टू NH/2 तो 106 के लिए करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 107 देखने के लिए नेक्स्ट वाटर पर चलते हैं। 107 एमसीक्यू देखिएगा, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल कौन सी वाली ऑप्शन आपको ठीक लगती है? ऑप्शंस को देखते हैं। ए है एन एटम हैज हैवी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस नहीं होता, पॉजिटिवली चार्ज होता है। बीटा है द इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी ओनली व्हेन जंप्स टू द लोअर ऑर्बिट, बिल्कुल ठीक ऑप्शन बनती है। एज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर शेल एनर्जी एमिट करता है, सही ऑप्शन। बाकी भी चेक कर लेते हैं। चार्ली कहता है द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन पार्टिकुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो बिल्कुल ठीक बात है। फिक्स किया था ऑर्बिट बोहर ने कि अपने शेल में ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, ट्रांजिशन के दौरान सिर्फ वो चेंज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो चार्ली भी ठीक है, इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ बीटा एंड चार्ली, तो ये हमारे लिए मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। तो 107 के लिए हम टिक करते हैं डेल्टा को। आफ्टर 107 108 की स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी व्हाइट बोर्ड पे। The branch of physics which deals with the investigation of wavelength and intensity of electromagnetic radiation emitted or absorbed by atom is the definition of spectroscopy। बिल्कुल चैप्टर का स्टार्ट पहला पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वेरी इजी आंसर, दैट इज बीटा स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दैट ब्रांच, जो कि ये आपकी इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करती है। 108 के बाद 109 देखिएगा। Which of the following correctly represents the lowest energy state and all the possible excited state of Paston series ऑफ हाइड्रोजन एटम? आप जानते हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट जो है वो नेम ऑफ सीरीज से रिलेट करता है, यानी कि फंड सीरीज के लिए 5, ब्रैकेट के लिए 4, पैशन के लिए 3 और बार्मर के लिए 2 और लाइमन के लिए 1 हमने पढ़ी हुई है। तो इसके लिए अगर हम देखें अपनी ऑप्शन देखते हैं तो हम लोवेस्ट शेल को इस पैशन के लिए 3 चुनेंगे क्योंकि चार्ली पे लिखा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास जो हायर एनर्जी लेवल होते हैं वो इस लोअर से एक ऊपर से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर पैशन के लिए लोवेस्ट शेल 3 है तो हायर शेल 4 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा। करेक्ट ऑप्शन फॉर 109 इज चार्ली। आफ्टर 109 110 देखिएगा, वेरी इजी एमसीक्यू। द सीरीज लिमिट वेवलेंथ यानी मिनिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट एंड पैस्टन सीरीज इज, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला हमने याद रखा हुआ है p²/RH, और ब्रैकेट के लिए हम जानते हैं लोअर शेल को p इक्वल्स 4 लेते हैं, पैस्टन के लिए 3, सीक्वेंस से पहले उसने ब्रैकेट और फिर पैस्टन पूछा है। अगर वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूला में तो हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर 16/RH फॉर ब्रैकेट एंड 9/RH फॉर पैस्टन। तो ये इस तरतीब में हमारे पास जो आंसर है वो 110 में चार्ली ऑप्शन में मौजूद है, दैट इज 16/RH, 9/RH। तो इस ऑप्शन को हम चुनेंगे फॉर 110, दैट इज चार्ली। आफ्टर 110 111 देखिएगा, रिलेशन फॉर ब्रैकेट सीरीजेस। तो ब्रैकेट का नाम सुनते ही हमारे पास सीरीज के लिए लोअर शेल की वैल्यू 4 से इनमें आती है, तो जहां पे हमारे पास फॉर्मूला ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए 1/λ इक्वल्स टू RH, 1/p की जगह पे 1/4 रिप्लेस कर देंगे और n की वैल्यू वेरी करेगी 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो है हमारे पास बीटा, दैट इज 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जो हमने p को 4 से रिप्लेस कर दिया ब्रैकेट सीरीज का नाम सुनते ही। आफ्टर 111 112 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कौन से वाली बात ठीक साबित होती है? अल्फा द लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, लीनियर वेलोसिटी क्वांटाइज नहीं है, जबकि 3 बातें मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी और रेडियस के बारे में क्वांटाइजेशन बोहर ने बताई थी। अल्फा ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, बीटा टोटल लीनियर मोमेंटम, लीनियर नहीं एंगुलर मोमेंटम होता तो बात ठीक होती, जो कि चार्ली पर लिखा हुआ है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये ऑप्शन ठीक है, और डेल्टा है एंगुलर वेलोसिटी इज क्वांटाइज्ड। तो सही ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू बोहर वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन है, दैट इज 112 के लिए चार्ली सही रहेगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन अ शेल। आफ्टर 112 113 देखिएगा, डायग्राम दी हुई है और ऐसा क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर में डिस्कस कर आए हुए हैं कि हमारे पास कौन से वाले इन 4 ट्रांजिशन में से A B C D, आपको डायग्राम नजर आ रही होगी व्हाइट बोर्ड के ऊपर यानी स्क्रीन पे। तो हमारे पास कौन से वाले केस में जो एनर्जी है वो मोस्ट यानी कि एनर्जी वाला फोटोन एमिट होगा? तो आप जानते हैं पहली बात तो ये कि जब फर्स्ट शेल में ट्रांजिशन होती है तो इस दौरान हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन एमिट होता है, लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास जो ट्रांजिशंस हैं उनमें सबसे लंबी लाइन जो 1 के साथ रिलेटेड है वो बीटा नजर आ रही होगी, लेकिन हमारे पास सही ऑप्शन चार्ली रहेगा क्योंकि जो बीटा के लिए एरो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी इस दौरान एनर्जी एमिट नहीं हो सकती, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एनर्जी एमिटेड की बात की है तो हमारे पास जो चार्ली में
ट्रांजिशन हो रही है, इस ट्रांजिशन के दौरान हमारे पास जो एनर्जी है वो फर्स्ट शेल में फॉल करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए निकलेगी और इस दौरान एनर्जी सबसे ज्यादा एमिट होगी। तो हमारे पास सही ऑप्शन जो है 113 के लिए, दैट इज चार्ली। आफ्टर 113, 114 देखिएगा, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फिर से एक्साइटेड स्टेट की बात की गई है, तो इन एक्साइटेड स्टेट हमारे पास अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो एन की वैल्यू को हम 2 लेते हैं फर्स्ट एक्साइटेड के लिए, जबकि सेकंड के लिए एन की वैल्यू को 3 लेते हैं। और इसमें हमें एनर्जी की रेशियो पूछी, इसका मतलब है सेकंड शेल की एनर्जी E2 की रेशियो हम निकालेंगे E3, यानी कि सेकंड शेल की थर्ड शेल से, यानी फर्स्ट एक्साइटेड की सेकंड एक्साइटेड स्टेट से निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है E0 ओवर एन स्क्वायर। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो E0 ओवर 2 का स्क्वायर E0 बाई 4 आएगा, माइनस E0 बाई 4, N3 के लिए माइनस E0 बाई 9, माइनस माइनस से खत्म, E0 से रेसिप्रोकल होगा और आंसर आएगा 9/4। द करेक्ट ऑप्शन फॉर 114 इज बीटा, दैट इज 9/4। इस ऑप्शन के बाद आखिरी एमसीक्यू है हमारे पास 115। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कौन सी वाली एग्जांपल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के लिए सुटेबल है? तो वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन आवर लेक्चर हम डिस्कस किया था कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूस होता है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेट करता है। यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो इंटेंसिटी वेरिएशन ग्राफ हमने पढ़ा था उसमें हमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था दैट वाज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। बाय दैट इंफॉर्मेशन हम 115 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा चूज करेंगे, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको इसके तमाम बातें अच्छी तरह समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा।